सबको नमस्कार। आज 31 जुलाई को कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की 140वीं जयंती है। इस सुखद अवसर पर सबसे पहले कथा सम्राट को नमन। सर्वभाषा ट्रस्ट द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में इस वार्ता में उपस्थित हैं हम सबके अभिभावक, सर्वभाषा ट्रस्ट के अध्यक्ष, शिक्षाविद और वरिष्ठ साहित्यकार श्री अशोक लव सर। सर, आपको सादर प्रणाम। सबको सर, नमस्कार। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत सर। सर, जैसा कि श्रोताओं को भी पता है जी। कि आज मुंशी प्रेमचंद जी की 140वीं जयंती है। मुझे लगता है कि प्रेमचंद जी एकमात्र ऐसे हिंदी के लेखक हैं जिन्हें आज भी लगभग 64 साल उनके देहांत के हो गया, 66 साल उसके बाद भी आज भी हर आयु वर्ग का पाठक जो है उन्हें पढ़ता है। सर, जी आपकी बात अगर मैं करूं तो शिक्षण, अगर प्रेमचंद जी की बात की जाए तो जब बच्चा शिक्षण का प्रारंभ करता है तो प्रारंभ से और हिंदी शिक्षण के अंत तक जब भी पढ़ता है वो हिंदी का एक विद्यार्थी के रूप में, प्रारंभ में सबसे पहले उसके सामने प्रेमचंद की ईदगाह कहानी आती है और परास्नातक के अंतिम वर्षों में गोदान उनकी कहानी आती है। तो इस प्रकार वो कहानी प्रेमचंद से जी छूट नहीं बिल्कुल। पाता। और आपने सर तो उन्होंने जैसा कि लगभग 301 कहानियों को लिखा और आपने तो उनकी कहानियों की 3-3 पुस्तकों का संपादन किया है सर। सर, एक पाठक की दृष्टि अलग होती है जी और जी संपादक की दृष्टि अलग होती है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सबसे पहले अपने संपादन के अनुभव को बताइए सर। साहित्य में जब आप प्रवेश करते हैं तो पहले जी आपकी सर। साहित्य में रुचि जागृत होती है, लेखन तो बाद में आता है। तो जी जी जी। आरंभ में जब साहित्यिक रुचि होती है तो बहुत से कवियों को, लेखकों को व्यक्ति पढ़ता है। और जब जी बिल्कुल प्राथमिक कक्षा होती है या माध्यमिक कक्षा होती है, आपको कोई साहित्य का पता नहीं साहित्य क्या है, वो कहानी आपके पाठ्यक्रम में लगी होती है। फिर वो कहानी कोई ना कहीं, कहीं ना कहीं वो आपके मन को कुरेदती रहती है। तो जी सर। हम लोग भी जब प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी थे तब जी भी अ, अब मैं एक और पुस्तक का उल्लेख करूंगा। जी हमें जी रश्मि रथी, जो जी दिनकर जी का खंड काव्य है, जी जी वो हमें स्कूल में लग गई थी, जो कि बाद में यहाँ जी कॉलेज में लगती है। तो रश्मि जी रथी दिमाग पर छाई हुई है। ऐसे ही जी प्रेमचंद की जो कहानियां हैं, अलग अलग जी कक्षाओं, छोटी सी घटना है। जी हामिद अपनी जी के लिए चिमटा लेके आता है, जी छोटी सी घटना है। और जो जी जी। चित्रण किया है प्रेमचंद ने, गजब है। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। अ, बच्चे की मानसिकता, मित्रों की मानसिकता, मेले का चित्रण, गांव की पृष्ठभूमि, आसपास का वातावरण जीवंत कर दिया है। तो ये जो बिल्कुल। जिस अबोध अवस्था में आप होते हैं, इस प्रकार की जी रचनाएं आपके हृदय को झंकृत कर देती हैं। और वे स्थायी जी प्रभाव, जो स्थायी भाव होता है ना, जो आपका काव्य में, तो ये कहानी का जी जी स्थायी जी जो प्रभाव है वे आपके मन पर पड़ता है। यहाँ से आरंभ जी होता है कि जब आप साहित्य को के मर्म को पहचानने लगे, जब स्वयं जी सृजन करने लगे, फिर आपकी इच्छा जी रहती है कि जो अनुभूतियां आपने ग्रहण की हैं, वैसी ही जी अनुभूतियां उन सबको भी ग्रहण करनी चाहिए जी जो अभी शिक्षा के क्षेत्र में आएंगे। तो जी विद्यार्थियों को समक्ष रखकर मैंने कुछ काम किए जो बाद में कहानियों का संग्रह बने। ये प्रेमचंद की सर्वोत्तम कहानियां, प्रेमचंद की लोकप्रिय कहानियां, प्रेमचंद जी की सर, मैं इसी के रूप में मैं चाहूंगा भी कि आप ये कुछ कहानियां। कहानियों का तो इस जिक्र भी वजह से करें। जी सर, मैं इसी के बीच में चाहूंगा भी कि आप कुछ कहानियों का भी जिक्र करें और उस पर उनके लोक पक्ष को भी आप श्रोताओं के सामने रखें सर। जी
एक कहानी संग्रह ये है। अजीत सर भी देख रहे हैं, अजीत सर का स्वागत है जी सर। जी, प्रेमचंद की लोकप्रिय कहानियां। दूसरा संग्रह आज मैंने फेसबुक पर लगाई है। जी जी और जी सर, जी सर। आप देखिए कि प्रेमचंद की करीब, जैसा आपने उल्लेख किया, 300 के करीब कहानियां हैं। तो जी मैंने पहले तो उनको पूरी की पूरी संग्रह को पढ़ा और जी उनमें से निशान लगाते रहे दो तरह से। एक, जी जितनी कहानी संकलित की है वो केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं है, जी जी। वो जो भी प्रबुद्ध पाठक है उसके लिए है। तो इन्हीं कहानियों में एक, अब एक कहानी है बड़ी, मैं एक थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूंगा। जी जी डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की पुत्र वधू जो है वो हेड ऑफ द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट थी, हमारे साथ ही पढ़ाती थी। तो जी जी उन्होंने आकर मुझे कहा कि कल आपने मुझे रुला दिया। मेरी बात समझ नहीं कि ये क्या, मैंने तो जीवन में किसी को रुलाया नहीं है। तो कहने लगी, जी। आपने जो प्रेमचंद की पुस्तक दी थी तो मैंने उसमें बूढ़ी का की कहानी पढ़ी क्या बात है, और क्या बात, कहने लगी मैं रोती रही। अब क्या बात। ये वहां पर जो मुझे लगा कि जो मैंने कहानी का चयन किया है वो सार्थक जी हुआ। तो इस तरह से जी प्रेमचंद की कहानियां, जब भी आप सब साहित्य के स्नातक और परस्नातक रहे हैं आप, तो उसमें आपने जी। पढ़ा होगा, तो वो कहा गया कि प्रेमचंद आदर्शोन्मुखी यथार्थ की कहानियां उनकी, बिल्कुल कहानियों बिल्कुल का सर, जो बिल्कुल यथार्थ है वो आदर्श को बिल्कुल उन्मुख होता है। तो यही मैं बिल्कुल। उल्लेख करूंगा कि वर्तमान में जो कहानियां लिखी जा रही हैं जिनके पास कोई विषय नहीं है, जो जी सिनेमा जगत है उनके पास कहानियां नहीं है, वो समलैंगिकता जी की कहानियों पर पिक्चर बना रहे हैं। आप जी सोचिए कि जो उनका मानसिक प्रदूषित हुआ मन एकदम, तो क्या जी उनमें से कोई आपके मन को छूती है? कहीं नहीं छूती। जी। तो प्रेमचंद बिल्कुल, की एक आज एक भी कहानी सर। जो है, मैं जैसा आपने कहा जी है। जी जी जी, जरूर जी जान हम लोग सुनना चाहेंगे। क्योंकि जब प्रेमचंद नाम आता है तो याद आता है कि एक मित्र जब बैरी बन जाता है लेकिन जिम्मेदारी दी जाती है तो पंच परमेश्वर का उदाहरण सामने प्रस्तुत होता है। ऐसे ही नमक का दारोगा, ऐसे ही नशा, ऐसी अनेक कहानियां सर। तो आपके मुख से और आपकी दृष्टि से हम जानना चाहेंगे सर। स्वागत है सर। देखिए, अब बहुत चर्चित जो कहानियां हैं, जी मैं एक एक क्रम से उनको ले रहा हूँ। दो बैलों की बिल्कुल कथा सर, है। क्या बात है। अब जिन्होंने पढ़ी होगी, हीरा और मोती। तो जो बिल्कुल मित्र, जो जो व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे मित्र होंगे वो हीरा और बिल्कुल मोती को नहीं भूल सकते। बिल्कुल नहीं और भूल सकते। उनके माध्यम से, तो आप देखिए कि उनके माध्यम से एक जानवर प्रतीक के रूप में लिए उन्होंने, और किस प्रकार बिल्कुल से दोनों ने एक दूसरे का निर्वाह किया, कष्ट बिल्कुल। सहे, किस तरह से। मैं ये से आपको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। दो जी बैलों सर, की कथा स्वागत सर। में हीरा और मोती दो जी बैल हैं। जी इस कहानी में बैलों के माध्यम से मित्रता का निर्वाह करने का संदेश मिलता है। जी इसके साथ साथ ही झूरी काठी जैसे पशु मित्र और गया जैसे पशुओं पर अत्याचार करने वाले व्यक्तियों का चित्रण जी इस सर। कहानी में हुआ है। जी आवारा सर। पशुओं की उपेक्षा और जी सरकारी कांजी हाउस में उनकी दुर्दशा का इस कहानी में मार्मिक चित्रण हुआ है। और जी सबसे बड़ी बात है कि गांव की जो महिलाएं हैं ना, कितनी स्नेह उनका भरा पड़ा है। जी तो उनको चूमती है, उनका स्वागत करती है, और ऐसा लगता है कि जी उससे पुनः पुनः उनको उसको अपनी संतान से उनका मिलन हो गया है। तो ये बिल्कुल। प्रतीक है। देखिए आप, दो बैलों की कथा जी है और उसके जी बाद उसके माध्यम से समाज को एक संदेश दिया कि किस जी प्रकार से व्यक्ति को एक दूसरे के लिए उसके सुख दुख में काम आना चाहिए। दूसरी जी। कथा है पूस की रात। और आप निश्चित ही यह देखिए, यह लोक पक्षी है, समाज में ऐसी ये घटनाएं घटित होती हैं। बिल्कुल। आप आप देखिए कि जो आज का विषय है ना, लोक पक्ष, कहानियों का जी लोक पक्ष। लोक जी पक्ष जी की बात बीच में आपने कहानियों का उल्लेख कर दिया। जी लोक पक्ष का अर्थ है प्रेमचंद का व्यक्तिगत जीवन। आप देखिए, आप जी अथाह गरीबी का जीवन है, पढ़ने जी की समस्या है,
पिताजी की आय का कोई साधन नहीं, 25 रुपए की नौकरी थी। और बिल्कुल। यहाँ से उनका जो व्यक्तिगत जीवन है, उसी व्यक्तिगत जीवन को उन्होंने कहानियों में अभिव्यक्त किया है। तो जब आप जी जो कथाकार, जो साहित्यकार, जो कवि जब जमीन से जुड़ा हुआ है, आम लोगों के जी बीच में जी रहा है, आम लोगों की वेदनाओं को जानता है, सुबह खाने के लिए है और शाम को खाने के लिए क्या होगा, ये जब उसने भोगा हुआ है, तो तब इस तरह से जी, व्यक्ति प्रेमचंद बनता है। तो प्रेमचंद की कहानियां क्या बात। सीधे पूरी एक कहीं से आपको एक कहानी को ले लीजिए, ऐसा नहीं लगता कि जी वो कल्पना जगत की कोई कहानी है, लोगों के बीच की जी कहानियां हैं। मैंने आपने अभी दो जी बातें हमने ली हैं। आपने जी अ, ईदगाह का उल्लेख किया, पंच परमेश्वर का उल्लेख किया। घर घर में की जी। कहानियां हैं कि किस प्रकार से दो मित्र हैं, वो थोड़े से स्वार्थ के कारण ओलूपी दिनों में हाँ, जुम्मन माता शेख जो दिन है, और पंडित किस आलोक तरह से जी शत्रुता जी बदल जाती है। और दूसरा जी आपने देखा है परिवर्तन कैसा, और हीरा मोती का एक जी उल्लेख रूप में दे दिया गया है। अब पूस की रात जी की बात मैं कर रहा था, जी। को किस आत्महत्या कर रहे हैं, आप भी आज भी उनका जीवन जीना दुभर है। पूस की रात में बिल्कुल। उस युग में 1936 में प्रेमचंद जी का निधन हो गया, 56 वर्ष की आयु जी में। जी और 1936 और आज 2020, क्या किसानों की दशा जी बदली है? वही है, भारत के किसानों की निर्धनता और उनकी दुर्दशा का सजीव चित्रण पूस की रात में हुआ है। जी। हल्कू सर्दी बहुत से बढ़िया। बचने के लिए पैसा जोड़ जोड़ कर कंबल खरीदना चाहता है, पर जमा पैसों को महाजन को लौटाने पर मजबूर हो जाता है। वे जी, कपाती ठंडी रात में खेत की रखवाली करता है, नील गायें जी, उसका खेत तबाह कर देती हैं, उसमें क्या ठंड बात से जी। लड़ने की ताकत नहीं होती। और उसमें देखिए जो उसका कुत्ता जो है ना, उसके और घबरा, बीच की जो स्थिति है, प्रेम है, तो घबरा, अलाव जी, जल रहा जी, है, एक बिल्कुल जीवंत आपके सामने दृश्य आ जाता है। जी, वे जी, नील गायों द्वारा अपनी फसल को रोंदना सह लेता है, वह किसान न रहकर मजदूरी करना अधिक अच्छा समझता है, क्योंकि किसान के भाग्य में गरीबी ही लिखी हुई है। अब आज की स्थिति ले बिल्कुल। लीजिए और प्रेमचंद जी के युग की स्थिति ले लीजिए, क्या इतनी विकास की बातें हुई हैं। 70 साल तो देश को 47 के बाद से आजाद हुआ हुआ है। बिल्कुल। कोई ये शाश्वत रचनाएं होती हैं, जो तब भी जी, सत्य थी, आज भी वही सत्य है, इसलिए प्रेमचंद आज जिंदा है। प्रेमचंद के ऊपर जी, हम आज बातचीत क्यों कर रहे हैं? प्रेमचंद को जी, बीते युग का कहानी कर रही है कि जो उसकी बिल्कुल, कहानियां बिल्कुल, गई, बिल्कुल, और आज उसका कहीं पे कोई उसका कोई प्रासंगिकता ही नहीं बिल्कुल। सर वही है। वही सब मैं कह रहा था सुधीजन है, कि वो है वो हमेशा आज भी इसलिए सर, सुन रहे हैं। जी, सर वही मैं कह रहा था कि आज भी हर वर्ग का, हर आयु वर्ग का पाठक उन्हें जी पढ़ता है। सर रात की एक घटना बता रहा हूँ, 11:30 बजे रात को मेरा एक भतीजा है, बीटेक करता है, 11:30 बजे रात को फोन किया कि चाचा कल प्रेमचंद जी की जयंती है, तो मैं आज कुछ किताबें ऑर्डर करना चाहता हूँ उनकी, तो आप नाम बताइए। तो ये सुन करके बड़ा बहुत अच्छा लगा सर, यह अनुभव बहुत अच्छा लगा। जी। जी और आरंभ में क्या होता है कि जो साहित्यकार है, जी वो प्रगतिशील होता है, कुछ एक में के साथ जोड़ दिया है, ऐसा नहीं है। अब देखिए एक जी कहानी है, सवा सेर गेहूं। जी बंधुआ मजदूरी की जो प्रथा है, इस पर इतना जबरदस्त आघात किया प्रेमचंद ने इसके माध्यम से। एक जी दुर्दशा है किसान की, और पूंजीपति जी कैसे उसका शोषण करते हैं। निर्धन धार्मिक विचारों का शंकर महात्मा की सेवा के लिए विप्र से सवा सेर गेहूं उधार लेता है। जी विप्र उसे मनों में बदलकर शंकर को आजीवन अपनी गुलामी करने पर मजबूर मजबूर कर देता है। यहाँ तक तो जी एक कथा हो जाती है। अब उसकी जी मृत्यु के पश्चात भी वे उसके बेटे को पकड़ लेता है। एक जी सवा जी सेर गेहूं बिल्कुल। किस तरह से बेगारी पुष्ट की दर प्रथा पुष्ट। को बाध्य कर देती है।
ये सवा सेर गेहूं में प्रेमचंद ने बताया। जी तो ये शोषण के विरुद्ध किसानों की दुर्दशा एक बहुत अच्छी कहानी ने इसमें दी है, आत्माराम, जी बिल्कुल। जिन्होंने आत्माराम कहानी पढ़ी है जी उनको बूढ़ा सुनार जो महादेव है वो जो जी उसका तकिया कलाम है, बोलता ही रहता है। जी तो जी आत्माराम वृद्धों की दुर्दशा का चित्रण करे परिवार द्वारा उपेक्षित है। तोता जी आत्माराम ही उसका सब कुछ है। जी तोते के उड़कर जंगल में जाने, मां रात को चोरों द्वारा लूटा धन छोड़ देने, महादेव को धन मिलने और तोते के पिंजरे में लौट आने की घटनाओं के द्वारा लेखक ने महादेव के निर्धन से धनी होने का चित्रण किया है। धन बिल्कुल। पाकर महादेव संसार से विरक्त होकर तीर्थ यात्रा पर चला जाता है। इसमें दर्शाया गया है कि व्यक्ति को अपने विचारों के अनुसार ये संसार अच्छा या बुरा लगता है। तो महादेव जब गरीब था वो कोसता था, महादेव के पास जब धन आ गया तो उसको धन की कोई रही। तो ये मनोवैज्ञानिक कहानियां प्रेमचंद का एक नया रूप है। हर कहानी में उन्होंने किसानों की दुर्दशा, शोषण, सब कुछ उन्होंने दिया। अब ये मनोवैज्ञानिक, अब कारण ये है कि प्रेमचंद स्वयं अच्छे बहुत बड़े शिक्षक थे। उन्होंने अध्यापन के मध्य जो व्यक्ति अध्यापन से जुड़ जाता है उसका एक जी विद्यार्थियों से संपर्क होता है और मनोविज्ञान के वो ज्ञाता हो जाते हैं, तो उनकी जी रचनाओं में सर। उसका प्रभाव आता है। सर एक और कहा कहानी जाता है है। राम, जी एक जी बहुत सर। चर्चित कहानी है रामलीला। जी अच्छा जी जी प्रेमचंद की कहानी रामलीला। जी आप देखते जो ये तो नया युग आ गया, हम जी लोगों ने भी देखा था। सत्य जब बहुत तभी मैं छठी सातवीं का विद्यार्थी था, तो जी अब रामलीला का जो मंचन होता था वो हमारे यहाँ बहुत कस्बे से मेरा संबंध रहा है। वो छोटी जगह थी, करनाल जो जिला है उसका एक कस्बा कैथल होता था, हाड़ थे वो, उन्हीं का जो कमरे थे वहां पे मेकअप होता था। अब जब रामलीला कहानी जब मैंने पढ़ी और वो सारा दृश्य मेरे समक्ष आ गया, किस तरह से एक एक पात्र का मेकअप हो रहा है और आप जो राम बना हुआ है उससे साथ आप खड़े हुए हैं, तो आपको लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उनकी बिल्कुल सारी मानसिकता जो स्पष्ट हुई है। और यहाँ पर व्यंग्य है कि जो रामलीला का आयोजन करने वाला है वह पात्रों को तो पूछता नहीं है, उनको खाने के लिए नहीं कुछ दे रहा और धन कमाने के लिए उसने आयोजन किया। अब आमदनी हुई नहीं तो वेश्या को ले आते आबादी जान को कि उसके नृत्य से उसको लेकर पैसा इकट्ठा होगा। तो आबादी जान की तो आवभगत हो रही है और श्री राम लक्ष्मण सीता को कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो ये उस व्यवस्था पर व्यंग्य है, किस तरह से लोग धर्म को धर्म का शोषण कर रहे हैं। अब जी ये सर। जो कहानियां हैं कुछ एक बड़े भाई साहब कहानी मैंने ली है। बड़े भाई साहब बिल्कुल कहानी बिल्कुल। में दो भाई हैं, बड़ा भाई जी दोनों हॉस्टल में है, इस इस छोटा समय भाई सीबीएसई के 10वीं में सिलेबस में पाठ्यक्रम में भी है सर। जी जी अगली कक्षा में चलता जाता है चलता जाता है और बड़ा भाई फेल होता जाता है। अब अंत में बिल्कुल। लगता है कि बड़ा भाई अंत में जाकर वो पता 8वीं में पढ़ी थी जब मैं 8वीं में था, तो तब से मैंने सोचा था कि ये कहानी जरूर देंगे। बोर्डिंग हाउस का चित्रण है, दो भाइयों की माँ, और अंत में जब बचपन जो होता है ना उसका, जो बड़े भाई का, वो पतंग कटती है उसको लूटने के लिए दौड़ते हैं दोनों, फिर बड़ा भाई लेकर भागता है, पीछे पीछे छोटा भाई है। तब उसे पता चलता है कि बड़े भाई ने उसके लिए कितना त्याग किया है। तो ये बहुत सी कहानियां, एक कहानी है नमक का दारोगा कहानी की, आप चर्चा कर रहे थे। जी जी देखिए जी 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 सर। एक युग था जिसमें जिसमें आपको नमक ही नहीं मिल रहा है, कि एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, आज के जो बड़े बड़े इनकम टैक्स कमिश्नर हैं,
और आज के जो एयरपोर्ट पर बैठे हुए जितने कर्मचारी हैं, अब उनकी चांदी कटती है, खूब पैसा लूटते हैं। अब जो प्रेमचंद ने नमक का दरोगा के सामने के रूप में उस समय जो इंस्पेक्टर युग था, उस समय किस तरह का युग था, वो दर्शाने का प्रयास किया है। और वो नमक का दरोगा बहुत ईमानदार है, उसको खरीदने की बहुत कोशिश की गई, परंतु वे वहां से हिला नहीं। और उसका परिणाम ये हुआ कि जिसने उसको खरीदने की कोशिश की, अलोपी दीन है, अलोपी दीन ने, पंडित अलोपी दीन ने उसे खरीदने की बहुत कोशिश की, परंतु मुंशी वंशीधर को खरीद नहीं पाया। तो ये जो स्थिति है, ईमानदारी का जो युग है, वो हमेशा बिल्कुल। रहा है। तो ये जो आदर्श की स्थितियों को प्रस्तुत किया है, आप कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, समाज का दर्पण नहीं है। समाज का दर्पण का अर्थ है कि आंखों देखा हाल बता दिया, एक आदमी जा रहा है, एक कार। साहित्य का अर्थ है समाज में जो कुछ हो रहा है, साहित्यकार उसे परिष्कृत करके बताते हैं कि ये आंखों देखा हाल नहीं है, उसका परिष्कृत जो रूप है वह सत्य है। तो जो प्रेमचंद है, या जो कहानीकार हैं, जो कथाकार हैं, जो कवि हैं, उस साहित्य को परिष्कृत करके आम पाठक के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो प्रेमचंद की जो कहानियां हैं, मैं अभी देख रहा हूँ कि आदरणीय अर्जुन तिवारी जी भी आ गए हैं, और सवा सेर गेहूं के पर उनकी टिप्पणी जी भी आई है। जी, सर को ये प्रणाम। जितनी सब कहानियां देखिए आप, मन को छूने वाली हैं। और जो भी सुधी जी पाठक होगा, जिसकी भी साहित्यिक जी, रुचि होगी, कोई भी ऐसा साहित्यकार नहीं होगा जिसने प्रेमचंद को ना छुआ हो, प्रेमचंद को ना पढ़ा हो। बिल्कुल जो चाहे बिल्कुल। गोदान है, चाहे कफन है, चाहे उनकी समाज सुधारक देखिए आप। आपके आपने हमने हम तो आज कहानियों पर चर्चा कर रहे हैं, यदि उनके प्रेमाश्रम और जितने उपन्यासों की चर्चा करेंगे, वहां भी उन्होंने समाज का यथार्थ चित्रण किया है, और यथार्थ चित्रण करके आदर्श प्रस्तुत कर दिया है। ये साहित्यकार का कर्तव्य है। ये नहीं आपने आंखों के हाल दे दिया, यहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा जी, है। केवल कपोल तो कल्पित ना, आपने उत्तर वो क्या उन्होंने जो देखा समाज में दिया? उसी को उन्होंने व्यक्त किया है। जी सर। जी सर। प्रेमचंद उत्तर देते हैं कि ये आदर्श की स्थिति है, यहाँ इस घटना का नहीं चाहिए। केशव जी, अब जी आप भी अपनी कहानियों की बात कीजिए ना, कुछ आपको कौन कौन सी कहानियां अच्छी लगी? नहीं, वही वही मैं कह रहा हूँ कि केवल कपोल कल्पित नहीं, उन्होंने जो देखा वही लिखा। और सर उनके लोक पक्ष के लिए यह कहा जाता है, जैसे हमारे समाज में हर वर्ग के लोग हैं, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब, उनकी कहानियों में ऐसा आवाज उनकी चली गई लगती कलाकारी। है, आवाज। नहीं, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। मैं कह रहा हूँ कि समाज में जो उन्होंने देखा वही लिखा। और समाज की ये विशेषता होती है, समाज में हर वर्ग के लोग होते हैं, अमीर से अमीर अमीर भी होते हैं, गरीब से गरीब भी होते हैं। उन्होंने अगर वो वर्णन करते हैं भगत का, मंत्र के भगत का, तो वही डॉक्टर चड्ढा की अमीरी समृद्धता का भी वर्णन करते हैं। यही तो उनका लोक पक्ष है, मुझे लगता है। सर आप जैसे नशा, मंत्र, इन कहानियों के आधार पर आप कुछ सर और बताएं उनके लोक पक्ष को। शायद मेरी आवाज सर तक नहीं जा रही है। आवाज आवाज चली गई है। सर कोई कॉल आया था क्या? कोई कॉल आया होगा तो हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए। आप एक बार रीस्टार्ट कर लें। मैं वही कहता हूँ कि समाज में जो भी उन्होंने देखा, यही तो लोक पक्ष है, जो भी उन्होंने देखा उसी को व्यक्त किया। अ, वे नशा में देखते हैं, मंत्र में वो लिखते हैं भगत का वर्णन, भगत की गरीबी का वर्णन करते हैं, तो वहीं पर डॉक्टर चड्ढा चड्ढा की समृद्धि का वर्णन करते हैं। जहां तक लोक की बात आती है, सर मैं लोक की बात कर रहा हूँ कि जहां तक लोक की बात आती है, तो कहा जाए तो लोक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। और संस्कृत की लोक दर्शन धातु में धन प्रत्यय जोड़ने से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है देखना, नजर से देखना, समाज को देखना। लोक का अगर डिक्शनरियों में भी अर्थ देखा जाए तो संसार ही होता है। मुझे लगता है प्रेमचंद क्या, अन्य भी किसी भी कथाकार, किसी भी साहित्यकार से
लोक दूर नहीं होता, लेकिन प्रेमचंद तो लोक में बहते गए हैं, लोक को बहाते गए हैं अपने साथ। सर उनकी जैसे मैं मंत्र कहानी की उनकी बात किया मैं, कुछ और कहानियों पर आप अपनी टिप्पणी दें सर, अच्छा रहेगा हमारे श्रोताओं को। अच्छे अच्छे श्रोता जुड़े हुए हैं और उन सबका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। देखिए, अब मंत्र कहानी है ना, आप जी सर। देखिए कि वो विधवा जो है वो किस प्रकार से डॉक्टर ने उसके पुत्र का इलाज नहीं किया, और जी जब वो डॉक्टर के पुत्र को सांप काटता है तो उसको रात भर नींद जी नहीं आती, जी। और वो जाके फिर भगत के उसका इलाज करता है, भगत पानी बेचैन इसको रहता है। गिरा रहा है, लगता है भगत, और जी बेचैन। और उसके जब वो ठीक हो जाता है बच्चा, तो पता नहीं चलता है कि वो कहाँ कहाँ गया। ये यहाँ जी पर संदेश है कि ये नहीं कि बदले की भावना, निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले लोग अभी भी, तब भी थे, अब भी जीवित हैं। अब मैं आप एक कहानी है हुई है, पर जी सर। एक एक कहानी एक जिसमें श्रोता हैं, एक अलग अलग श्रोता देखिए हैं कि पद्मजा पुनिया। हमने सर एक श्रोता भाड़े हैं का पद्मजा टट्टू एक पुनिया कहानी है। जी। हाँ, उनका कहना है कि गोदान की धनिया और झुनिया पर भी चर्चा की जाए। बिल्कुल, हम लोग वहां भी पहुंचेंगे सर से, वहां भी उनके संदर्भ में भी हम बातें करेंगे। अभी सर के पास बहुत कहानियों पर बहुत कुछ है, इसलिए हम सुनते चलते हैं। जी सर, आप हेलो। सुनाएं। जी सर। हेलो। हेलो। जी सर, मेरी आवाज नहीं जा रही? सर आप सुनाइए, आवाज, आपकी आवाज आ रही है। कुछ आवाज की समस्या है आपके उधर। आपकी आवाज आ रही है सर, सुनाइए। अ, प्रेमचंद के कुछ उपन्यास हैं, जैसे गोदान के बिना तो प्रेमचंद की चर्चा अधूरी रह जाती है। आप बिल्कुल। देखिए कि अ, बहुत उपन्यास लिखे गए, बहुत चर्चाएं हुई हैं। एक ग्रामीण परिवेश की जो जो कहीं पर जो पूरी कथा जहां जहां चलती है, सारा एक एक भाव, एक एक संवाद, एक एक दृश्य आपके हृदय को कचोटता चला जाता है। में ऐसा हो क्या गया है, होता ये कि आपने कहानी पढ़ ली, जो सहृदय पाठक है, कोई भी कविता को पढ़ लेगा, कविता का प्रभाव बहुत लंबी देर तक नहीं रहता, परंतु जो कहानी है, और बहुत अच्छी कहानी है, वो लघु कथा की बात भी हम करते हैं, वो बहुत दिनों तक आपको रिझती रहती है। तो हमने विद्यार्थी के रूप में गोदान को पढ़ा था, उस समय उतनी परिपक्वता नहीं होती, पर धीरे धीरे जब आप साहित्य से जुड़ जाते हैं, फिर आप देखते हैं कि उसके कला पक्ष को देखते हैं, उसकी पात्र योजना को देखते हैं, उसके कथानक को देखते हैं कि उसने किस जमीन से अ, की चर्चा कर रहा है और किस परिवेश को ले रहा है। तो आपने लोक की बात की ना, आप देखिए, आप जहां भी ले लीजिए, आम आदमी की जिंदगी, आम लोगों की जिंदगी, संस्कृति का जीवन, किसी भी मूल्यों की बातें, हर अवश्य लाए, उसको मूर्त रूप दिया है। अब 2020 में प्रेमचंद क्यों जिंदा है? अब ये जितनी जितने कहानी के इतने आंदोलन चले, और करीब 50 वर्षों से मैं भी सक्रिय हूँ, लघु कथाएं भी लिखी, कहानियां भी, आंदोलनों के लिए लिखी जाने वाली रचनाएं फिर भी विलुप्त हो जाती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है या कहाँ से। कहानी और उपन्यासों का जो आरंभ, आपने कहा, बार बार कहा, कथा सम्राट। कथा सम्राट इसलिए कहा जाता है कि उससे पहले कुछ था नहीं भारत हिंदी साहित्य में कथा और उपन्यास को लेकर। तो प्रेमचंद जी ने वहां से आरंभ करके और परम शिखर तक इस विधाओं को पहुंचा दिया। आज भी उसी शिखर को स्पर्श करने वाली ये कहानियां हैं, और उनके उपन्यास भी हैं। जी केशव जी, अब आप कुछ कफन के विषय में बातें कर रहे थे। जी, कफन के विषय में बातें कर रहा था जी। जी सर।
जी जी चलिए मैं वही कह रहा था मैं वही कह रहा था कि यह भी लोक पक्ष ही है। समाज में हर तरह के लोग हैं और नशा में, दारू शराब के नशे में लोग क्या क्या नहीं अपना सब कुछ गंवा देते हैं। मुझे लगता है कपन उसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है, प्रेमचंद की कहानी। सर मेरी बिल्कुल आवाज पहुंच रही है आपके पास? जी। और उन्हीं कहानियों में से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखें, जैसे कि नमक का दरोगा की चर्चा हो रही थी। सुनील सिन्हा जी जुड़े हुए हैं और उनकी इच्छा है कि इस पर एक बार फिर आप कुछ बोलें, नमक का दरोगा कहानी पर, ताकि वे एक सुने। अभी वो शायद देर से जुड़े हैं। बीच में जी सर। एक बहुत अच्छी जी सर। जो बड़े घर की बेटी है, अब ये जो अ, परिवार जो टूटन है परिवार की, उसमें दो तीन बातें रहती हैं। एक तो अहंकार रहता है, बहुत ईगो प्रॉब्लम है बड़ी। और जो आर्थिक पक्ष जो है ना, वो जहाँ बेमेल विवाह हो जाते हैं आर्थिक रूप से, वहाँ की समस्याएं भी होती हैं। तो एक टूटते परिवार को किस तरह से वहाँ पर उसने अ, जोड़ा है आनंदी ने, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा त्याग है। किस तरह से वो अपने देवर के साथ उसकी बहुत अहंकार में है, बहुत धनी परिवार से है, इस परिवार को लेकर पचासों बातें आती हैं। अंत में जहाँ फिर प्रेमचंद का जो जो लक्ष्य है, आदर्श प्रस्तुत करना चाहती है। तो ये एक संदेश दे रहे हैं। आप जितने भी टीवी सीरियल हैं जो घर परिवार को तोड़ने वाले, ये सब दिखा रहे हैं, नारी के ऐसे पक्ष को दिखाते हैं। भारतीय नारी ऐसी नहीं है। वो घर तोड़, सारे सारे सीरियल चल रहे हैं तो तोड़ रही है, नारी के ऐसे ऐसे रूप दिखा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में नारी ऐसी नहीं है जो टीवी की नारी है। भारतीय संस्कृति की नारी आनंदी है, जो आ भी रही है, परिवार की टूटन होती है, वो त्याग देकर वो परिवार को जोड़ लेती है। तो बड़े घर की बेटी, तो इस तरह से जो आपको एक संदेश मिलता है बिल्कुल। कि घर परिवार समाज के साथ आपने किस प्रकार जो भारतीयता है का जो व्यक्तिगत जीवन है, इतना कष्ट में रहा, इतना कष्ट में रहा। आप जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानेंगे। आप देखिए कि जो वेदना की अनुभूति जब आपको नहीं है, जी तो आप अपनी रचनाओं में वेदना की अभिव्यक्ति कैसे करेंगे? जब जी आपके जी पास एक समय खाने का है और आपके पास शाम को जी। खाने का नहीं है, तो आपको पता रहेगा कि जो पेट जब भूखा होता है, उस भूख को मारा कैसे जाता है। तो प्रेमचंद की बिल्कुल एक बिल्कुल। एक जो रचना है, वो वो चाहे वो छोटा बच्चा हामिद है, माता पिता नहीं रहे, वो अपनी दादी के बेटी के साथ है। पास रहता है, और वो किस कितना कैसे जाता है, और हाँ, मेले में, और उसको अपनी कोई चिंता नहीं है। जिस त्याग की भावना की एक संदेश जा रहा है, और उसके जो आंसू बिखरते हैं बच्चे को गोदी में लेकर, वो आप कितनी कहानियां पढ़ जाइए, आप हामिद को भूल नहीं सकते। इसी प्रकार से मैं आनंदी के बात की मैंने, ये वंशीधर के बात की मैंने, और इसके बाद जो उसकी रात है, उसमें उसकी कहानी है, मंत्र की कहानी है। तो ये मंत्र की जितनी भी कहानी, रचनाएं भगत। हैं, जी अब इसमें जी। सब भारत भगत है, तो ये जितनी भी कहानियां सब भारतीयता की कहानियां हैं। ये कहीं जी ओढ़ी हुई मानसिक पाश्चात्य साहित्य से आई है। ये कहानियां भारतीय मिट्टी की ईदगाह, ईदगाह तो ईदगाह की बात, ईदगाह जिसने पढ़ ली है, बाल मनोविज्ञान, वो सब खिलौने लाते हैं, और वो चिमटा, और बंदूक भी गिर जाती है, सिपाही भी गिर जाते हैं, सब टूट जाते हैं, और चिमटा वो बना हुआ चाहे कंधे पर, उनका जुड़ाव रहता है।
एक एक जी खिलौने सर। को दिया हामिद ने कि सबसे अच्छा चिमटा है, और कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको कौन कौन से सर मैं वही कह रहा हूँ कि हरिशंकर प्रसाई जी ने एक जगह एक बार लिखा था, उनके बेसिकली प्रेमचंद के फटे जूते बड़ा मशहूर ये रचना है, जो प्रेमचंद की नहीं है, लेकिन हरिशंकर प्रसाई ने लिखा था कि एक ऐसा साहित्यकार है जो फटे जूते पहनकर फोटो खिंचवाता है और दूसरे पर व्यंग करता है, मुस्कुरा रहा है, समाज की इस कुरीति पर देखकर मुस्कुरा रहा है। तो निश्चित यह भी जीवन का यह भी एक पक्ष है, लोक पक्ष है। मैं देखा हूँ बहुत से ऐसे अभिभावकों को, मैं अपने अभिभावक को भी देखा हूँ, अनेक कष्ट सहते हुए भी मुस्कुराते रहते हैं, बच्चों के सामने शाबाशी देते रहते हैं। सर अब आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। एक बार अपना कनेक्शन देख लें सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वैसे प्रेमचंद की जो अब आ रही है क्या? हाँ अब आ रही है सर, अब आ रही है। वैसे प्रेमचंद की जब बात की जाए तो अ, सोजे वतन से लेकर की जाए, जो भले जब हमारी पीढ़ी प्रेमचंद नहीं थे। के जो साहित्यकार हैं, जो अभी जो जी जी रहे हैं, सर ठीक है। ठीक हुआ था? जी हाँ। ठीक है। तो जी मैं ये बता रहा था कि जो उन्होंने उस उस युग को जिया है, जिस समय हमारे कस्बों में बिजली नहीं होती थी, कच्चे रास्ते होते थे, छोटे गांव होते थे। मैं जहाँ बचपन गुजरा है, हमने के पेड़ों पर चढ़कर बेर तोड़े हैं। हमारे खेतों में हम लोग जाते थे, वहां पर चने काटे, जो जो पक जाते थे उनको भूना, उनको खाया। और जो जो सादगी का जीवन था, वह जीवन यदि आप प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ लेंगे तो आप हम उस युग में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल जो लोक संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारतीय मिट्टी की गंध यदि आपने अनुभव करनी है तो प्रेमचंद को ले लीजिए आप। अब महानगरीय जीवन है, दिल्ली क्या, मैं दिल्ली में करीब 65 से रह रहा हूँ, 1965 से यहाँ पर हूँ, बचपन भी यहीं रहा थोड़ा काफी। तो उसमें आप देखिए कि खिचड़ी संस्कृति है, आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप छोटे गांव में हैं, वहां की आपकी संस्कृति है। आप कुशीनगर से है, तो कुशीनगर आपकी देह में बसा हुआ है, आत्मा में बसा हुआ है, क्योंकि आपने उनकी गलियों में जहां आपने बाल्यकाल गुजारा है वो वहां पर है। और आज जो आधुनिकता का युग है, उस आधुनिकता के युग में आज की जो कहानियां हैं उसमें वो वही चीज नहीं आ पा रही। तो ये दोनों अंतर है। इसलिए प्रेमचंद जिंदा है और अगली जो पीढ़ी आने वाली है उन तक जिंदा रहेंगे। वो सोजे वतन की बात की, उसको तो बैन ही कर दिया था, गया था। देश देख आप देखिए ना, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेमचंद का पक्ष, प्रेमचंद के बड़े अलग अलग पक्ष हैं प्रेमचंद जी के। आप देखिए, एक जी आज के जो साहित्यकार हैं, तो इस उम्र में पहुंच गए, उस सुविधा भोगी अधिक हो गए हैं। एयर कंडीशन कमरे में बैठकर वो आरोप लगाया जाता है कि एयर कंडीशन कमरे में बैठकर आप खेतों का चित्रण कर रहे हैं। तो आप देखिए कि यदि जीवन में आपने खेतों की तपन नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, और एक गमछा बांध के आपने गर्मी में घूमे नहीं है गलियों में, तो आज उसका उसका आपको अनुभव हो ही नहीं सकता। और अभी तरुणा जी कह रही है कि लघु कथा, जी लघु कथा में प्रेमचंद लघु कथा के जो समर्थक हैं वो प्रेमचंद को वहां घसीटना चाहते हैं। तो प्रेमचंद लघु कथा का नहीं थे, ये बिल्कुल आप मान लीजिए। नहीं नहीं, लघु तरुणा कथा मैडम का कहना है कि इस पर एक जिस चर्चा नाम रखी जाए से, बाद में। अच्छा अच्छा, मैं अभी पढ़ने ऐसा है कि लघु कथा जो विधा है, तरुणा जी ने तब भी कहा था, जो हमने पिछली बार चर्चा की थी लघु कथा पर, कि एक बार लघु कथा की कार्यशाला की जाए। समस्या अब ये हो रही है कि अभी कोरोना के कारण हम लोग ऑनलाइन ही कार्यक्रम कर पा रहे हैं, तो ये बहुत आवश्यक है
अभी करीब लघु कथा कलश का आने वाला अंक है, तो उसमें मेरे 2 लेख विचार हैं अभी, और मैंने अभी भी लिखा है। अब लघु कथा का हो ये रहा है कि 2-3 वाक्यों में बात समाप्त कर दूंगा लघु कथा पर, कि आप लघु कथा के नाम पर कूड़ा कचरा लिख रहे हैं आप। आपको पता नहीं विधा क्या है, आपको पता नहीं छोटी कहानी क्या है, आपको पता नहीं कहानी क्या है, तो आप उसको बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। लघु कथा का जो जो उसको आप छू नहीं पा रहे। जी, अगला आयोजन करेंगे हम, लघु कथा पर भी करेंगे अवश्य। सर ये तरुणा मैडम को बड़ा अच्छा लगा, देखिए उन्होंने स्वीकृति भी दे दी, और ये अच्छी बात है, सुखद पक्ष है। और हम प्रयास करेंगे कि अभी हम प्रयास करेंगे कि ऐसे आयोजन हम करते रहें, और इस तरह से हम अपने कथा सम्राट बार बार कहा ही जाएगा, छोटी सी एक बात। जी जी सर। जो एक छोटी सी बात मैं ये लोगों को लेकर कहता हूँ। जब हम लोगों ने भी जिस 80 का जो 8वां दशक था, तो हम लोग जब लिखते थे तो आपस में मित्रों में चर्चा करते थे कि ये बिल्कुल लघु कथा बनी है या नहीं बनी, कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो ये इस समय एक लालसा रहती थी कि हम जो लिखें वो उस विधा की उत्तम रचना हो। ये भाव भी बहुत बहुत आवश्यक है। अब तो ये हो रहा है कि आपने लिखा, आपको पता नहीं है लघु कथा बनी भी कि नहीं बनी, और आपने लघु कथा के नाम से उसको डाल दिया। फेसबुक तो पे ये डाल दिया चर्चा और भेज गोष्ठियां इस दिया प्रकार की बहुत उपयोगी रहती है। और बिल्कुल बिल्कुल जी सर। हाँ बिल्कुल। आप तो ये स्वतंत्रता है, आपको कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं। आपने लिखा और फेसबुक पर डाल दिया। और कुछ ऐसे पहलवान अखाड़े में पहुंचे हुए लघु कथा के, वो आलोचना करने में वो किसी का मान सम्मान भी नहीं देखते और खूब आलोचना कर हाँ देते हैं। तो ये ना, सर, ये अपनी जो सोशल कुंठाएं साइट से हैं यह यहाँ स्वतंत्रता से भी अभी मिली है। जी, सोशल साइट से यह स्वतंत्रता भी बिल्कुल। मिली है तो जो कि मर्जी यहाँ पर हाँ, जिसको मन करे उसको कुछ बोल दिया जाता है, कुछ कह दिया जाता है। जी सर, बिल्कुल। यह आज का लोक पक्ष ये है बहुत सर। आवश्यक है। और जेपी भैया भी हमारे बहुत में बीच में कमेंट दे रहे हैं, बहुत बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जेपी। और आप भी दोनों मिलकर कम से कम साहित्य की विभिन्न विधाओं पर बात हो रही है, संगीत पर बात हो रही है, कोरोना काल के जो कहाँ से हमने आरंभ किया था जब अपने चरम पर था भय, और अभी तो बढ़ गया है, उसके बावजूद हम अधिक निश्चिंत हैं और खूब चर्चाएं कर रहे हैं। बस यही प्रार्थना है कि जल्दी से ये समय समाप्त हो, हम लोग मिले, ऑडिटोरियम में चर्चाएं हों, बैठे एक दूसरे को देखें, दर्शन करें। आज आपसे मिले 4.5 महीने के बाद, तो बहुत अच्छा लगा। मैं भी अपनी सर सच में कार से यह पहली मेरे बार मतलब बाहर मन निकला, भावुक हो गया बहुत भय लगा कि रहता था जब सीनियर सिटीजन। जी, मन भावुक हो गए, जहाँ 1-2 दिन बाद हमेशा मुलाकात हो जाती थी, आपका दर्शन हो जाता था, आपका आशीर्वाद मिल जाता था। आज किसी बहाने ही सही, 2 पल के लिए ही सही, वह सुखद क्षण मिला। और ईश्वर, हाँ, यह समय, ऐसे समय बार बार मैंने भी किसी मृत्यु। तरह से सोचा कि आज जरूर कार चला के देखें तो सही बाहर की दुनिया कैसी है। जी जी। बहुत बढ़िया रहा जी, तो सबका बहुत सर बहुत धन्यवाद। हम इसी पर आज की गोष्ठी समाप्त करें, और फिर आगे जी हम लोग फिर इस पर आयोजित करेंगे। तो पुनः सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, और सच में बहुत बहुत आभार आपका, आपके प्रति। सच में प्रेमचंद की कहानियों को हमने तो खूब पढ़ा है, जितना संभव हुआ पढ़ा है, बहुत कुछ छूट भी गया है, लेकिन आपने उसका विश्लेषण, उसका जो पक्ष रखा, जो लोक पक्ष रखा, यह अपने आप में हम सब के लिए, श्रोताओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायी रहेगा और रास्ता दिखाने वाला रहेगा। अर्जुन तिवारी सर भी जुड़े हुए हैं, अर्जुन तिवारी सर को सादर प्रणाम, और बाकी सभी श्रोताओं को कोटि कोटि प्रणाम। मेरा भी प्रणाम तिवारी जी को, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।